हेलो हेलो हेलो। तो तैयार हो जाइए सब लोग, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए तीसरा अध्याय पढ़ने के लिए। जी हाँ, हम लोग दो अध्याय समाप्त कर लिए। पहला और दूसरा चैप्टर हमने पढ़ लिया और अब बारी है तीसरे चैप्टर को पढ़ने की। नाम है आवियु। आज हम लोग आवियु शुरू करेंगे। ओ है तो बहुत आसान, मजा भी आएगा। कुछ चीजें हैं जो डिफिकल्ट होगी, बाद में होगी, पर ये बहुत आसान चैप्टर है और आपको आसानी से नंबर भी दिला देगा बोर्ड में। सो ध्यान से। अध्याय 3, अबियु। सबसे पहले समझते हैं कि ये अबियु है क्या, किसको बोलते हैं अबियु, इसका यूज क्या है मैथ में, कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, क्या ये सब चीजें हम समझते हैं। आइए, अबियु है क्या ना, अबियु है क्या। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा दीजिए अबियु। अबियु क्या है? देखिए, अबियु जो है संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। अब इतना बोलने से तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, तो आइए प्रैक्टिकल कुछ चीजें करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि आपके पास कुछ किताबें हैं। मान लीजिए आपके पास चार किताबें हैं, चार किताबें हैं, ठीक। दो कलमें हैं और मान लीजिए कि पांच नोटबुक है आपके पास ना, जिसमें आप नोट करते हैं, चीजों को समझते हैं। तो अगर इन्हें मान लीजिए कि आप लिखना चाहते हैं कि चार किताबें, दो कलमें, पांच नोटबुक ना, इसी तरह की और भी लोगों के पास चीजें हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास, आपके दोस्त के पास किताबों की संख्या 3 है, उसके पास कलम लेकिन 6 है, नोटबुक उसके पास 10 है। तो इस तरह से ये जो नंबर है किताब, कलम और नोटबुक के संख्या है, अगर इनको व्यवस्थित कर दिया जाए, आपका, आपके मित्र का, ये दोनों के एक साथ, यही है अबियु। क्रम विन्यास बना देना एक आयताकार। जैसे सर बनाइए, तो जैसे मान लीजिए कि आपका केवल बनाए तो पांच, दो, सॉरी माफ कीजिएगा, चार, पांच नहीं, और पांच। सुविधा के लिए, अच्छा दिखने के लिए इसे बड़े कोष्टक में लिख दिया जाता है। ये हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे सर, ऐसे तो इसे नहीं लिख सकते थे, चार, दो, पांच, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते थे। यही तो है अबियु। ये केवल आपका था। अब मान लीजिए एक से अधिक आपको अपने दोस्त के साथ लिखने हैं। मान लीजिए आपके दोस्त के पास केवल 3 किताबें हैं, कलमें 6 है, किताब नोटबुक उसके पास 10 है, अब दोनों के एक साथ लिखना है हमें, तो इस तरह से लिखेंगे। तो ऐसे लिख देंगे, पांच, क्या हुआ है, चार को पांच क्यों बोल रहे हैं हम? तो चार, दो, पांच, और आपके मित्र के पास कितने हैं? 3, 6, 10। इसको ऐसे बड़े कोष्टक में घेर दिया गया। ये आपके ये आपके हैं और ये आपके मित्र के हैं। ये किताबें हैं, ये कलमें हैं और ये नोटबुक है। आइए आइए समझते हैं। देखिए, ये आपका है, ये आपके मित्र का है, ये किताबें हैं, ये कलमें हैं और ये नोटबुक है। अब ध्यान से देखिए, इस तरह से आपके पास किताब 4, आपके मित्र के पास किताब 3। यही जो हम आयताकार क्रम विन्यास बना रहे हैं, इसी को बोलते हैं अबियु। जैसे दुकान है, उसमें सामान है ढेर सारे। सोचो, हाँ सर, जैसे मान लीजिए कि लाइब्रेरी है, उसमें किताब है, अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें हैं। तो उनको अगर सजा के ऐसे नंबर में लिख दिया जाए कि इतिहास की किताबें इतनी हैं, भूगोल की किताबें इतनी हैं,
इतिहास की किताबें 10वीं क्लास की इतनी है, 9th क्लास की इतनी है, 8वीं की इतनी है। समझ पा रहे हैं? हाँ सर। और इस तरह से इसे लिख दिया जाए तो इसी को व्यवस्थित करना यही जो है आबयू है, और बड़े काम का चीज है यह, बड़े काम का चीज है। एक तो इन सब का डाटा तैयार करने में, अब इनका हल भी बहुत चीज हम करते हैं, इनमें जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब कर लेते हैं। सबसे बड़ा यूज जानते हो कमाल का इसका क्या है? जैसे हम लोग 10वीं तक क्या पढ़े, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीन चर आ जाता है तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं सॉल्व, चार चर आ जाए, पांच चर आ जाए तो वैसे को कैसे सॉल्व करेंगे हम? पर चार चर वाले रैखिक समीकरण, तीन चर वाले रैखिक समीकरण जिसको हम बहुत जटिल मानते हैं, उसे आप यू द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से। पहले आप इसे समझिए, आगे हम आपको दिखाएंगे इसी चैप्टर में कि किस तरह से आप यू चार चर वाले रैखिक समीकरण को भी एकदम ये चुटकियों में सॉल्व कर लेता है। ये कोई जटिल समस्या नहीं आती इसमें सर, तब तो बड़े काम का चीज है ये। हाँ जी हाँ, बहुत काम का। अब बिजनेस में तो यूज होता ही है यह, पर रैखिक समीकरणों को भी ये सॉल्व कर। सर दो चर वाले को भी सॉल्व करेगा भाई, काहे नहीं करेगा? चार चर वाले कर लेगा तो दो चर वाले नहीं करेगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अवयव क्या होता है। यानी ये संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है जो किसी चीज की संख्या को निरूपित करता है कुल मिला के। ठीक है, इन्हें हम सुविधा के लिए बड़े कोष्ठक में लिख देते हैं और लिखेंगे ताकि अच्छा लगे ना। चलो, तो परिभाषा पे आ जाते हैं, समझते हैं। अब यहाँ से आप आसानी से समझ पाओगे। लिखेंगे अवयव, तो परिभाषा लिख देंगे कि अवयव संख्याओं या फलनों, हाँ फलन भी हो सकते हैं, संख्या हो सकती हैं, फलन भी हो सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स ये सब चीजें भी हो सकती हैं। फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। क्या है सर? आयताकार क्रम विन्यास है। परिभाषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कॉन्सेप्ट सीखना और आगे की चीजों को सीखना। इन्हें जो है इसे, ये धूप जो है ना, हवा बह रहा है तो पर्दा जो लगा रखा हमने वो हट जा रहा है। इसे अंग्रेजी के यानी एबीसीडी के बड़े अक्षरों द्वारा यानी कैपिटल लेटर द्वारा सूचित किया जाता है। बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। सर एक उदाहरण पेश कर दीजिए दुगो। आइए, जैसे मान लीजिए कि हम किसी अवयव का नाम रख दिए ए, ठीक है, तो इसे बड़ा कोष्ठक दे दिए, यहाँ लिख दिए 4, यहाँ 5, यहाँ -2, यहाँ 0, ये एक अवयव है। उसी तरीके से मान लो हम किसी अवयव का नाम दे दिए बी, इसमें हमने लिख दिया 1, 2, 5, ये अवयव है। मान लीजिए हमने लिख दिया किसी अवयव का एक्स और इसमें हमने लिख दिया मान लीजिए ए बी सी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से इनको हम सूचित करते हैं। ठीक, आयताकार क्रम विन्यास है, आयताकार। तो परिभाषा आप नोट कर लो, इनका डिजाइन लगभग आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे क्लियर होगा, टेंशन ना लीजिए। अभी बहुत सारे सवाल होंगे, हमें भी पता है आप लोग के मन में। ठीक है, सारे सवाल जो है क्लियर हो जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। ये हो गया क्लियर। अब देखिए, किसी भी अवयव में दो चीजें होती हैं, एक होता है उनका रो और एक होता है उनका कॉलम। रो मतलब पंक्ति, जैसे नहीं आप लिख रहे थे अपना, अपना ऊपर लिखे थे उस समय याद है, अपना किताब, अपनी कलम और नोटबुक, और अपने मित्र को नीचे लिखे थे। हाँ सर, तो वो आपका जो ऊपर वाला ऐसे लेयर बन रहा था, ऊपर वाला लेयर बन रहा था ये वाला, जैसे ये वाला, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलेंगे पहला रो, इसको बोलेंगे दूसरा रो। असर जो इस तरह से ऐसे बन रहा है, इस तरह से जो नंबर आ रहे हैं इस वाले लाइन में, इस वाले लाइन में, इसको बोलते हैं कॉलम, मतलब स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ, इस तरह को बोलते हैं।
तो दो चीज इसमें आती हैं, ठीक है। उसे भी आप लोग लिख लीजिए, हेडिंग लगा देते हैं, समझ लीजिएगा। पंक्ति यानी रो और स्तंभ यानी कॉलम, ये ठीक। इसको सिंपल से समझा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक अवयव है, ठीक है, जो इस तरह का है 2 4 7 3 1 9, ठीक। तो इस तरह से जितने भी होंगे पट 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 पट, जितने भी बनेंगे पट पट, क्षैतिज क्षैतिज, उनको बोलेंगे हम लोग रो। क्या बोलेंगे? रो। यानी ये जो है पंक्ति है, इसको क्या बोलेंगे? पंक्ति यानी रो। इसको क्या बोलेंगे? मतलब इसको मतलब ये पूरे को, ठीक है, ये पूरे को, इसको भी बोलेंगे पंक्ति मतलब रो। तो सर अब इस तरह से तो सर ये निष्कर्ष निकलता है कि इसको बोलेंगे पहला पंक्ति, इसको बोलेंगे दूसरा पंक्ति। सही समझे? पहला रो दूसरा रो, पहला रो दूसरा रो, यानी इसको बोलेंगे हम R1 और इसको बोलेंगे हम R2। अब मान लीजिए इसके नीचे भी होता है एक, तो उसको बोलते R3 यानी तीसरा रो। सर समझ गए? समझ गए सर। अब इसको 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 क्या बोलेंगे? ये पूरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी इस तरह से जो इस तरह वाले में जो नंबर मिलेंगे, तो इस तरह में दो नंबर मिलेंगे। कौन कौन? 2 3, ये फिर 5 1, फिर 7 9। इसको क्या बोलेंगे? कॉलम यानी स्तंभ। इसको बोलेंगे हम स्तंभ यानी कि कॉलम। कॉलम बोलेंगे, इसको भी कॉलम बोलेंगे, इसको भी कॉलम बोलेंगे, यानी ये भी क्या होगा? कॉलम हो जाएगा। ये भी क्या होगा? स्तंभ भी होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सर इसको सी से स्विच कर देंगे। जी हाँ, इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2 और इसको बोलेंगे C3। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब इसमें देखिए, जैसे इस वाले में देखें, हम पूछे रो कितने हैं, तो ऐसे पट देख लीजिए सर, एक ही गो रो है, एक ही गो पट है बस। तो इसमें रो एगो है और कॉलम बोले कितने हैं, तो कहिएगा सर 1 2 3। ऐसा लाइन खींचिए सीधे 1 2 3, यानी इसमें कॉलम कितने हैं? 3 हैं। अब अगर इस अवयव में आ जाए, हम इस अवयव में अगर हम देखें, तो कहेंगे सर रो 1 2, दूगो रो है सर, और सर कॉलम 1 2, सर दूगो कॉलम भी है। अगर इसमें देखें तो रो देखिए 1 2 3। अब लाइन खींचिए कि क्षैतिज कितने खींच सकते हैं, तो 1 2 3, यानी इसमें 3 रो हैं, 3 रो हैं, लेकिन कॉलम सीधे एक आएगा, केवल एक आएगा, केवल एक, यानी कॉलम इसमें एक है। अरे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हो। तो इतना आप लोग नोट कर लो, रो और कॉलम तक हम लोग समझ लिए। यानी किसी भी अवयव में दो बातें होती है, रो और कॉलम। जो इस तरह क्षैतिज कतारें होंगी, उसमें जितने नंबर आएंगे, ठीक है, एक साथ, उनको बोलेंगे रो। पहल का रो, इसमें तो एक ही रो है, जैसे ये पहल का रो दूसर का रो, इसको बोलेंगे पहल का कॉलम, दूसर का कॉलम, तीसर का कॉलम। समझे? जी हाँ सर, समझ गया। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। मिटा दें? चलो, तो अभी हम लोग समझ गए हैं, पंक्ति और रो भी हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए, ये सर संख्या है, इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं अवयव का अवयव। अवयव का अवयव, अवयव बोलते हैं। मतलब अवयव जिन संख्याओं या फलनों से बना होता है, और उनको हम बोलते हैं अवयव। उनको क्या बोलते हैं? अवयव। आइए, तो हेडिंग लगा दीजिए आप, अवयव के अवयव। पूरे बारीकी से समझाएंगे, टेंशन ना लीजिए। अवयव के अवयव, जैसे कोई मान लीजिए अवयव है आपके पास ए, इसमें मान लीजिए कि 1 है आपके पास, 2 है, मान लीजिए यहाँ पर 5 है,
यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 4 है। मान लीजिए ये है। तो इसमें ये जो 1 2 5 7 9 4 दिख रहे हैं आप लोगों को 6 नंबर, ये 6 के 6 नंबर जो हैं आबयू के क्या हैं? अवयव हैं। अवयव यानी आबयू जिन संख्याओं या फलनों से बना होता है उनमें से प्रत्येक को अवयव कहते हैं। उनमें से प्रत्येक को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। इनका नाम भी फिक्स किया गया, वो भी बताएंगे आपको। ठीक, देखिए परिभाषा लिख लेते हैं। लिखेंगे आबयू जिन संख्याओं या फलनों से बना होता है उन्हें आबयू का अवयव कहते हैं। उन्हें आबयू क्या कहते हैं? अवयव कहेंगे। प्रत्येक को अवयव बोलेंगे। अब देखिए, जैसे सर ये एक अवयव है, सर ये भी एक अवयव है, 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 यानी इस ए में टोटल 6 अवयव है। अब इन अवयवों के सर विशेष नाम, जी हाँ, और भी कोई मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है एक्स, इसमें मान लीजिए कह दिया हमने 2 3 5 0, ये कह दिया, तो हम कहेंगे इसमें 4 अवयव हैं सर। प्रत्येक अवयव का एक फिक्स नाम भी होगा सूचित करने के लिए। सर क्या होगा वो? देखिए इनका नाम ऐसा दिया जाता है, A11 लिखते हैं यहाँ पर। जैसे कोई अवयव है तो इसको बोलते हैं A11, यहाँ वाले को बोलते हैं A12, यहाँ वाले को A13, आगे होगा A14। फिर यहाँ अगर कोई होगा तो बोलेंगे A21, A22, बड़ा लिख देना, छोटा दिख रहा है आप लोगों को, चलिए बड़ा लिखते हैं, A11, A12, A13, आगे होगा तो A14, हालांकि इससे ज्यादा हम पढ़ते ही नहीं है। A21, A22, A23, इसको बोलेंगे A31, A32, A33। सवाल होगा ये नाम पढ़ कैसे गया इन लोगों का? A11, A12, A13, तो सर यहाँ A14 हो जाना चाहिए था ना, A14 यहाँ होगा, A15, A16, A17 इधर होंगे। ठीक, यहाँ जब करेंगे तो 21 से, यहाँ करेंगे तो 31 से, यहाँ 41 से, यहाँ 51 से, क्योंकि ये नाम जो है ना इनके रो और कॉलम पर पड़े। अच्छा इस अवयव को देखिए, इस अवयव को, इसको और इसको बताइए कि ये किस रो में है, तो कहिएगा सर ये प्रथम रो में है, तो A1 यह बता रहा है कि ये पहल के रो में है। और इसको देखकर ये बताइए कि कौन से कॉलम में है यह, सर ये पहले ही कॉलम में है, पहल के कॉलम में है सर, तो 1, यानी ये बता रहा है A11 लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए कि ये पहल के रो का पहल का कॉलम है, मतलब पहल के रो और पहल के कॉलम का अवयव है। आया समझ में? ओ सर, यानी इसका नाम A12 इसलिए पड़ा क्योंकि रो तो एक है, देखिए रो तो पहल का है, पहल के रो में है, किंतु कॉलम दूसर का हो गया, ये पहल का और ये दूसर का, इसलिए इसका नाम A12। आया समझ में? इसका नाम A13 क्यों? क्योंकि रो तो पहल का ही है, रो तो पहल का ही है, किंतु कॉलम तीसरा है, तो A13। अगर यहाँ कोई होगा तो रो तो पहल का ही होगा पर कॉलम चौथा हो जाएगा, तो A14। अब यहां अगर इसको देखा जाए तो रो दूसरा हो गया, रो का हो गया दूसरा, तो A2, और चूंकि कॉलम पहल का है तो 1, तो 2 1 मिलके का बोलेंगे एक साथ 21, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो। समझ में? हाँ सर, यानी ये जो नंबर है वो रो और कॉलम को व्यक्त कर रहा है, रो और कॉलम को। जैसे ये A22 बता रहा है कि हम दूसर के रो का दूसर के कॉलम में है, दूसर के रो और दूसर के कॉलम में है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए तो ये नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिएगा, समझ में आया होगा आप लोगों को। बिल्कुल। मिटा दे। अब देखिए, अब समझेंगे हम लोग आबयू के कुछ विशेष प्रकार।
आसान आसान है, कुछ मतलब यूजफुल है, कुछ काम के हैं, कुछ निकम्मे हैं। निकम्मे हैं मतलब काम के नहीं है, पर सब पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। लगाइए हेडिंग। हाँ, कब किसकी जरूरत पड़ जाए, कब बोर्ड कौन सा पूछ दे, कौन जानता है। अब यू के प्रकार, अब यू के प्रकार, अब यू तरह तरह के होते हैं, ठीक। जैसे पहला स्तंभ आबयू। अब जैसा कि नाम है इसका स्तंभ आबयू, स्तंभ यानी कोलुम, यानी ऐसा आबयू जिसमें केवल एक कोलुम हो, यानी एक ही को कोलुम होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे स्तंभ आबयू। सर जैसे सिंपल है, सिंपल है। जैसे मान लीजिए ए बराबर एक ही को स्तंभ देना है, स्तंभ देने हैं स्तंभ। मान लीजिए 1 2 4 हो गया, ये एक ही को स्तंभ है इसमें। और देख लो, मान लो बी 9 6 एक ही गो स्तंभ है। देखो एगो स्तंभ है, स्तंभ एगो है। हाँ, रो भले इसमें 3 गो है, पर हमें तो स्तंभ से मतलब है कि स्तंभ एगो होना चाहिए, तो स्तंभ एगो, स्तंभ एगो। यहां तक कि मान लीजिए x बराबर यहां दे दिया जाए 4, इसको अब यू कह लो, तो इसमें भी स्तंभ एक ही गो है। आया समझ में? जी सर। स्तंभ आबयू का मतलब ऐसा आबयू जिसमें केवल एक कोलुम हो, यानी केवल एक स्तंभ हो। लिख दें, ऐसा आबयू जिसमें केवल एक स्तंभ यानी कोलुम हो, उसे स्तंभ आबयू कहते हैं। बस सर, ये तो बहुत आसान है। मतलब ऐसा आबयू जहां में केवल एगो स्तंभ हो, केवल एगो स्तंभ हो, एगो, तो इसको बोलेंगे स्तंभ आबयू। तब तो सर इस तरह से एक और हम लोग भी बना सकते हैं सर, पंक्ति आबयू, जहां में एगो पंक्ति हो। जी हाँ, अभी तो खुद भी आप समझ सकते हैं, पंक्ति आबयू। चलो हम सीधे उदाहरण लिखते हैं, आप परिभाषा खुद नोट कर लेना कि जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वही परिभाषा लिखना है, यहाँ पर केवल एक पंक्ति हो। जैसे मान लीजिए हम दे दिए यहाँ पर P 7 0 8, देखो केवल एक रो है, केवल एगो रो है, केवल एगो रो है। मान लो यहाँ पे दे दिया आपने Y 5 4, ये दे दिया आपने, देखो केवल एगो रो है। और भी बोल सकते हैं A 8 6 9 12, देखिए केवल एगो रो है। कॉलम कितने भी हो उससे लेना देना नहीं है, रो केवल एगो होना चाहिए, तो ऐसे को बोलेंगे हम पंक्ति आबयू। मतलब ऐसा आबयू जिसमें केवल एक स्तंभ की जगह का लिख देना है पंक्ति यानी रो, उसे स्तंभ आबयू कहते हैं। हो गया, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, ये हो गया। अब देखिए, एक विशेष आबयू जिसका जम के यूज होगा इस वाले चैप्टर में, बड़े काम का है, इसे ध्यान से समझिएगा, इसे ध्यान से। तीसरा वर्ग आबयू, वर्ग आबयू, क्योंकि बार बार ये शब्द आएगा, बार बार आपको डिस्टर्ब कर सकता है। वर्ग आबयू, अब जैसा कि नाम है वर्ग आबयू, तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती है, पर यहाँ तो भुजा है नहीं, यहाँ तो रो और कॉलम है। ओहो, यानी सर रो और कॉलम बराबर होंगे। जी हाँ, वर्ग आबयू का मतलब हुआ कि ऐसा आबयू जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, यानी जितने रो उतने ही कॉलम। अगर 2 गो रो है तो 2 गो कॉलम होना चाहिए, अगर 1 गो रो है तो 1 गो कॉलम होना चाहिए, अगर 3 गो रो है तो 3 गो कॉलम होना चाहिए, 4 गो रो है तो 4 गो कॉलम होना चाहिए। तो ऐसे आबयू को बोलेंगे वर्ग आबयू। सिंपल है, ऐसा आबयू जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, यानी पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो, उसे वर्ग आबयू कहते हैं। हो गया सर, उदाहरण देखो कितना आसान है। जैसे मान लीजिए ए
दे दिया जाए 4 5 1 0। देखिए रो 1 2 कॉलम 1 2, सिंपल। मान लीजिए दे दिया जाए आपको x बराबर 8 2 1 5 6 3 9 12 15। ठीक, अगर इसमें देखिएगा तो रो कितने हैं 3, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, हो गए। अगर रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है मतलब वर्ग अभियु है। और लिख दें? जी सर। मान लीजिए p बराबर हमने लिख दिया 0 1 3 4 5 6 -3 0 -1 8 12 15 6 3 4 -1। ठीक, इसमें देखिए रो कितने हैं 1 2 3 4, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, हो गया वर्ग अभियु। तो क्या लिखेंगे? ऐसा अभियु जिसमें पंक्ति यानी रो की संख्या स्तंभ यानी कॉलम की संख्या के बराबर हो। उसे वर्ग अभियु कहते हैं। हो गया। उदाहरण, उदाहरण सामने है, नोट कर लीजिए। वर्ग अभियु का मतलब हुआ कि ऐसा अभियु जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो। इन जितने रो उतने कॉलम। क्या समझाए बार बार, नोट कीजिए। अब देखिए वर्ग अभियु में ही कुछ विशेष अभियु होते हैं। सर विशेष अभियु? जी हाँ, इसे नोट कीजिए फिर समझाते हैं। वर्ग अभियु में ही कुछ विशेष अभियु। उदाहरण मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। देखिए चौथा विकर्ण अभियु। विकर्ण अभियु क्या मतलब? ऐसा अभियु जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सभी अवयव 0 हो। सर अब ये विकर्ण क्या है? सर जैसे वर्ग में आयत में विकर्ण होता वैसे नहीं। अब वर्ग और आयत में इस तरह और इस तरह होता है, लेकिन इसमें विकर्ण केवल इस तरह वाले को बोलेंगे, यानी इस तरह वाले को। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभियु है, एक अभियु है जिसमें यहाँ पे दिया गया है वर्ग अभियु। वर्ग अभियु का ही प्रकार है विकर्ण अभियु। मान लीजिए यहाँ पे दिया -3, ये दे दिया 0, ये दे दिया 0, ये दे दिया 0, ये मान लीजिए 4, ये दे दिया 0, ये दे दिया 0, ये दे दिया 0, और ये दे दिया 1। अब ध्यान से देखिए इस अभियु को, ये अभी कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, या कुछ भी पुट कर लो, लेकिन इनके अलावा यानी विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव 0 हो तो उसको बोलेंगे विकर्ण अभियु। और देख लो, और देख लो, जैसे मान लें यहाँ पे दे दिया गया 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 8। देखिए विकर्ण का तो मान है, विकर्ण का तो मान है कुछ ना कुछ, पर बाकी अभी क्या है 0 है। विकर्ण केवल इसको बोलेंगे, केवल इसको बोलेंगे अभियु में। आयत की तरह वर्ग की तरह ना सोचिएगा। विकर्ण अभियु मतलब ऐसा वर्ग अभियु, ऐसा वर्ग अभियु जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सभी अवयव 0 हो। लिखिए ऐसा वर्ग अभियु जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव
शून्य हो। क्या हो? शून्य हो सर, शून्य। उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। है ही नहीं कुछ इसमें कि मतलब सर ऐसन वर्ग आव्यूह हो जवना में विकर्णवा तो कुछ ना कुछ हो पर बाकी अवे जीरो हो। विकर्ण का मान कुछ ना कुछ हो पर बाकी सब जीरो हो जाए। लो, विकर्ण है पर बाकी सब जीरो, विकर्ण है पर बाकी सब जीरो, तो बोलेंगे विकर्णाव्यूह। नोट कीजिए। अब विकर्णों में खेल है, इसमें भी प्रकार है, माने विकर्णों का भाग है। सर वो कैसे? एक ऐसा विकर्णाव्यूह है जिसमें तीनों बराबर हो जाता है। तो तीनों नहीं, मतलब पूरा विकर्ण बराबर हो जाएगा। अगर दो है तो दो। अच्छा सर, तो सर उसको क्या बोलेंगे? समझते हैं क्या बोलेंगे उसको अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो? मिटा दे, उदाहरण मिटा दें, परिभाषा छोड़ते जाते हैं, उदाहरण मिटाते जाते हैं। चलो, विकर्ण भी ध्यान दीजिएगा, विकर्ण भी पे ध्यान रखिएगा। ऐसा वर्गाव्यूह है जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सब जीरो है। लो, बाकी सब जीरो है। लो, अब अगर विकर्णाव्यूह का, अगर विकर्ण आव्यूह का विकर्ण के सारे मान बराबर हो जाएं तो इसको बोलेंगे अदिश आव्यूह। क्या नाम रखा गया इसका? अदिश आव्यूह। सर उदाहरण दीजिए फटाफट। जैसे मान लीजिए आपके पास x है और इसमें आपके पास एक आव्यूह है। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया कितना? दे दिया गया 5। यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 5। देखिए विकर्ण आव्यूह तो है क्योंकि विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 हैं। हाँ सर, विकर्ण आव्यूह है यह, पर विकर्ण के सभी अवयव समान हैं तो इसको बोलेंगे अदिश आव्यूह। यानी विकर्ण आव्यूह में ही एक ये क्या है? अदिश आव्यूह है। सर ये विकर्ण आव्यूह है कि नहीं? है भाई, देखो विकर्ण के अलावा बाकी सब जीरो है तो ये विकर्ण आव्यूह है। ये वर्गो आव्यूह है क्योंकि रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है। पर ये एक विशेष प्रकार का विकर्ण आव्यूह है जिसका नाम है अदिश आव्यूह, क्योंकि सभी विकर्ण के अवयव बराबर हैं। क्या हो जाएगा परिभाषा? लिखेंगे ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो। उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। हो गया? हाँ हाँ, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। इसी विकर्ण आव्यूह में, इसी विकर्ण आव्यूह में एक और आव्यूह है, इसे बिठाते हैं। अब क्या होगा कि सब समान तो होगा पर सब का मान एक हो जाए। एक मतलब हयो एक, हयो एक, हयो एक, तो ऐसे को बोलेंगे तत्समक आव्यूह। और इसका भी बढ़िया रोल है, ठीक ठाक रोल है इसका इस चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह मतलब ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हो, नंबर में एक, ये एक हो। आइए समझाते हैं। जैसे तत्समक आव्यूह को हमेशा आई लिखा जाएगा, हमेशा क्या लिखा जाएगा? आई लिखा जाएगा। यहाँ लिख देते हैं आई बराबर, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको बोलेंगे तत्समक अवयव, तत्समक आव्यूह। यानी सर विकर्ण आव्यूह हो पर विकर्ण के सभी अवयव एक हो, एक 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 हो, तो समझ जाएंगे कि वो तत्समक आव्यूह है। और देख लो आई बराबर विकर्ण आव्यूह को, सॉरी तत्समक आव्यूह को हम आई लिखते हैं, या मान लो लिख दिया हमने 1 0 0 1,
ये 3 गुने 3 कोटि का तत्समक अवयव है, ये 2 गुने 2 कोटि का तत्समक अवयव है। इन दोनों का ठीक ठाक रोल है इस चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा। तत्समक अवयव ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हो, नंबर में एक हो। एक हो उसे तत्समक अवयव कहते हैं। बस, मुश्किल कहाँ है। विकर्ण अवयव का मतलब ऐसा अवयव जिसमें बाकी अवयव जीरो, खाली विकर्ण हो, विकर्ण का मान हो। अदिश अवयव का मतलब ऐसा, ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जौना में विकर्ण का मान ही समान हो, सारे विकर्ण के वे समान हो, तो अदिश अवयव। और तत्समक किसको बोलेंगे, जो कि काम का भी है, कि विकर्ण हो पर सब एक एक हो, माने सारे अवयव कितने हो, एक हो, तो इसको बोलेंगे तत्समक अवयव। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से। अब एक और होता है शून्य अवयव। सर उसमें क्या होगा, सब अवयव जीरो, सारा का सारा जीरो, सब हरी जीरो, सब सब जीरो, सब शून्य अवयव। ये काम का है, बाकी सर बेकाम है ना, ऐसा बिल्कुल ना बोले हम, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शून्य अवयव ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। मतलब कोई भी अवयव का मान नहीं दिया हो, सब के सब जीरो हो, तो बोलेंगे शून्य अवयव। इसको मिटाते हैं, उदाहरण तो खुद से भी लिख सकते हो आप लोग। 0 0 0 0, सब जीरो कर दो, सब जीरो, बी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सब जीरो, तो बोलेंगे शून्य अवयव। नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। तो खत्म हुआ अवयव का प्रकार। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली को लेकर।